देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। हालांकि अब इस काम को मैंने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। तो आइए जानते हैं मेरी ज़िंदगी के साथ हुई एक ऐसी खौफनाक घटना जिसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं जिस काम को भगवान की तरह पूजा करता था, उसी काम ने मुझे बैकफुट पर धकेल दिया था। दोस्तों, ये उन दिनों की बात होगी जब सामान पूरी तरीके से डिलीवर होकर निकलता था तो मुझे हर डिलीवरी के ऊपर 5,000 की रकम मिलती थी और मैं कोशिश करता था कि 2-3 दिनों में एक डिलीवरी को पूरी तरह से ख़त्म कर दूं। एक शाम जब मेरा ट्रक कंटेनर पूरी तरीके से भर गया था तो मैं उसे लेकर निकलने वाला था। इसी बीच मुझे पता चला कि आज मेरे खलासी की तबीयत बिगड़ गई है, तो ऐसे में सामान की निगरानी रखना मेरा ही काम है और मुझे अकेले जाना होगा। आज से पहले मैंने कोई भी डिलीवरी अकेले नहीं की थी। हर डिलीवरी में मेरे साथ मेरा खलासी होता था। ऊपर से इस डिलीवरी को करते समय मुझे काफ़ी चीज़ों का ध्यान भी रखना था, क्योंकि आज जिस जगह पर मैं जाने वाला था वो मेरे लिए एक नई जगह थी। उसी जगह पर मैं आज से पहले कभी नहीं गया था। फिर मैं अपनी ट्रक लेकर अपने अड्डे के लिए निकल पड़ा। वैसे तो हम ट्रक ड्राइवर रात में डिलीवरी करते समय बड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि जैसे सुबह का माहौल होता है तो ट्रैफिक सड़क पर इस कदर फैल जाता है कि हम किसी भी हालत में उस ट्रैफिक को पार नहीं कर पाते, खासकर जब हमारी ट्रक पूरी तरह सामान से लदालद भरी हुई हो। कुछ देर के बाद जब मैं टोल टैक्स पर पहुंचा तो टोल काटते वक्त उस आदमी ने कहा, भाई साहब किस तरफ जा रहे हो आप? तो मैंने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, बरमूडा आंगनवाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, आपको चलना है क्या? जैसे मैंने उस जगह का नाम लिया तो उस आदमी ने मेरी तरफ अपना हाथ करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भाई साहब, वहाँ कोई नहीं जाता है और मुझे वहाँ जाकर मरना नहीं है। उस आदमी की बातों ने मुझे एक पल के लिए हैरान कर दिया था। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी ट्रक लेकर वहाँ से निकल पड़ा। मैं नहीं जानता था कि आज की कमबख्त रात मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खौफनाक सिद्ध होने वाली है। फिर जैसे मैं ट्रक लेकर उस एरिया में पहुंचा जहां पर मुझे डिलीवरी के एड्रेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो वहां जाते ही मैंने देखा कि सामने की तरफ मुझे जो नज़ारा नज़र आ रहा था वह एक लंबी चौड़ी कच्ची सड़क थी। वहां पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा थे, बजरी की रोड नहीं थी। और उसके बाद जैसे मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे कोई आदमी अपना हाथ हिलाते हुए नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये आदमी लिफ्ट मांग रहा है। मैंने उस आदमी के पास ले जाकर अपनी ट्रक को रोका तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब आगे मत जाना, ये दूसरी बार था। जब मैंने उस रास्ते के बारे में एक अजीब बात सुनी थी तो मैंने उस आदमी से बोला, क्यों भाई साहब आगे क्या है? तो उसने इस हाथ को गर्दन पर रखते हुए मुझे मरने का रिएक्शन दिया। यह देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान रह गया था। अभी मैं उस आदमी से कुछ और बातें पूछने वाला था कि वो किसी पागल कुत्ते की तरह वहां से भाग निकला। ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी का दिमाग सटका हुआ है। जब मैंने साइड मिरर में देखा तो वो आदमी मेरी ट्रक की लाइट से अब काफ़ी दूर चला गया था। उन लोगों ने मेरे अंदर एक वहम डाल दिया था, आखिर इस रास्ते में ऐसा क्या है। उसके बाद जैसे मैंने ट्रक को स्टार्ट किया तो पता नहीं कैसे, लेकिन सड़क के बीचों बीच में मुझे 2 आंखें चमकती हुई नजर आई। मैं उन्हें ठीक से देखने की कोशिश करने लगा। फिर काफ़ी देर तक मैंने ट्रक की हेडलाइट को जलाए रखा, लेकिन अब वो 2 चमकती हुई आंखें तो ट्रक के सामने से गायब नहीं हो रही थी। फिर मैंने ट्रक की लाइट को ऑफ किया तो मैंने देखा कि इतना गहरा अंधेरा होने के बावजूद भी वो आंखें चमक रही थी, यानी कि वो हेडलाइट्स के बिना ही चमक सकती थी। फिर मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। इस बार मैंने अपनी गाड़ी को पूरे संतुलन के साथ आगे बढ़ाया था, क्योंकि उस रास्ते के बगल में एक गहरी खाई बनी हुई थी। शायद वो कोई खदान थी जिस पर काम चल रहा था, लेकिन अब वहाँ के सारे कर्मचारी शायद काम छोड़कर घर जा चुके होंगे। इतनी रात को वहाँ कौन काम करता है? तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसके हाथ में कुछ था। ऐसा लग रहा था मानो वो मिट्टी को खोदने वाला औजार है। फिर कुछ देर तक तो मैं उस आदमी को इसी तरह घूरता रहा। फिर वो आदमी चुपचाप सड़क से उतरकर उस खदान में चला गया। फिर दोबारा मैंने सामने की तरफ देखा तो मुझे उन चमकती हुई आंखों की याद आ गई, लेकिन अब सामने की दिशा में मुझे वो चमकती हुई आंखें नजर ही नहीं आ रही थी। मैं अपनी आंखों को फाड़कर अभी भी उसी तरफ देख रहा था, लेकिन वो चीज़ मुझे नजर ही नहीं आई। मुझे लगा कि शायद वो कोई जंगली जानवर है जो अब यहाँ से गुजर चुका है। फिर मैं बिंदास होकर फिर से ट्रक ड्राइव करने लगा।
लेकिन साला किस्मत को आज ही खराब होना था। इतनी घनी रात में अचानक ही ट्रक झटका खाकर रुक गई। ट्रक को इस तरह रुकता देख मुझे समझ में आ गया था कि पहले वाली प्रॉब्लम फिर से जन्म ले चुकी है। दरअसल मेरी ये ट्रक जिसका इंजन काफ़ी पुराना हो गया था, उसके बाद मैं तुरंत ही नीचे उतर गया और अपनी ट्रक के सामने वाली बोनट को खोलने लगा। अभी मैं ट्रक को चेक कर ही रहा था कि तभी वो आदमी फिर से मेरे पास भागते हुए आया। फिर उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, मैंने तो बोला था कि इस रास्ते से मत गुजरो, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनते हो। उस पागल आदमी की बात सुनकर मैं हल्का सा गुस्से में आ गया और गुस्सा करते हुए बोला, अबे है कौन तू और यहाँ क्या कर रहा है, चल निकल यहाँ से। मुझे लग रहा था कि इस आदमी का दिमाग सटका हुआ है, इसलिए अजीब अजीब बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत तो मुझे भी नहीं पता था। फिर मैं अपने ट्रक के बोनट को चेक करने में जुट गया। अभी मैं अपने ट्रक के बोनट को चेक ही कर रहा था कि तभी मेरे कान में किसी की आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से, वरना धरती में यहीं पर जिंदा गाड़ दिए जाओगे। पहली बार तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक बार मुझे इसी तरह की आवाज़ का अनुभव हुआ। जैसे मैं अपने पीछे मुड़ा तो मुझे कंबल ओढ़े कोई उस रास्ते से भागता हुआ नजर आया। उसके बाद जैसे वो आदमी वहाँ से कंबल ओढ़कर भागा तो मैं भी तुरंत उसका पीछा करने लगा। और इस समय तक मैं भूल गया था कि मुझे अपनी ट्रक को ठीक करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वो आदमी कोई चोर है। अभी वो आदमी वहीं बगल में नजर आने वाले खदान के अंदर चला गया और तभी मेरे कदम भी एकदम से थम गए, क्योंकि उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस खदान के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्या पता अंदर क्या मौजूद हो। इसलिए मैं वापस से पलटने लगा और यही सोच कर मैं वापस से ट्रक के पास पहुंच गया। उसके बाद जैसे मैं ट्रक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रक का दरवाज़ा तो एकदम खुला हुआ था, लेकिन ट्रक के अंदर कोई नहीं था। हालांकि ट्रक की चाबी तो मेरे पास थी और मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद था कि जाते समय मैंने ट्रक के दरवाजे को पूरी तरह से लॉक किया था। फिर ट्रक का दरवाज़ा अचानक ही इस तरह से कैसे खुल गया, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने ट्रक के अंदर झांक तो देखा तो मुझे अंदर कोई भी नज़र ही नहीं आया। फिर दरवाज़ा किसने खोला, तभी मेरी नज़र ट्रक के अंदर पड़ी, एक बोतल पर पड़ी। उसके बाद जैसे मैंने उस बोतल को खोलकर देखा तो मैंने पाया कि बोतल के अंदर कुछ था जो मुझे ठीक से तो नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने उस बोतल को रोशनी में किया तो मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। दरअसल वो बोतल पूरी खून से भरी हुई थी। मैंने उसी वक्त उस बोतल को उस सड़क के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही बोतल सड़क पर गिरी तो उसके बाद सड़क के ऊपर पूरे तरीके से खून बिखर गया और इस चीज़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा उबाकियाँ आने लगी। कुछ देर के बाद ही मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और अब तो मैं पूरे तरीके से कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है जो मेरी भी समझ से बाहर है। फिर मैं बोनट चेक करने लगा और उसके बाद मैंने जैसे बोनट को ओपन किया तो मैंने देखा कि उसके अंदर से तो धुआं निकल रहा था। इतने में ही मेरी ट्रक पता नहीं कैसे लेकिन अचानक ही खिसकने लगी और अब धीरे धीरे मेरी ट्रक उस खाई की तरफ जा रही थी जिस तरफ वो एक खदान बनी हुई थी। फिर मैंने ट्रक को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन एक आम इंसान ट्रक के सामने भला कितनी देर तक रोक सकता है। मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन अपने ट्रक को रोक पाना मेरे बस से बाहर था। और फिर देखते ही देखते मेरी ट्रक उस खदान में गिर पड़ी। उसके बाद जैसे ट्रक उस खदान के अंदर गिरी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। फिर वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के साथ ही ट्रक के चिथड़े चिथड़ उड़ गए, यानी कि अब सब कुछ बस कुछ ही पल के अंदर बर्बाद हो गया था। उस समय मैं अपना सर पकड़कर वहीं रोड के किनारे बैठ गया, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस वहाँ पर हुई बर्बादी को अपनी आंखों से देख सकता था। अभी मैं अपना सर पकड़कर उस सड़क के किनारे बैठा ही था कि तभी वो पागल आदमी फिर से भागते हुए मेरे पास आया और बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ, मैंने तो पहले ही बोला था अपनी बर्बादी देखनी है तो यहाँ रुक जाओ और अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। और हाँ, अभी तो सिर्फ तुम्हारी संपत्ति का नाश हुआ है, तुम्हारी ज़िंदगी तो अभी बची हुई है, तो थोड़ा इंतज़ार करो। इस बार मैं पूरे गुस्से के साथ अपने पीछे मुड़ा तो वो आदमी वहाँ से वापस से गायब हो चुका था। पर इस बार मुझे इतना तो मालूम पड़ चुका था कि ये इलाका पूरा ही अजीब है और यहाँ जो भी होता है वो काफ़ी अजीब होता है। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन धोखा तो इस बात का था कि मैं अपने ट्रक को सही सलामत नहीं बचा पाया। और जब मैंने अपने मालिक को फ़ोन करने की कोशिश की
तो उनका फ़ोन भी नेटवर्क से बाहर बता रहा था। और अभी मेरे सामने एक और मुसीबत ये खड़ी हो गई थी कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे किसी साधन की ज़रूरत थी। और यहाँ पर साधन तो छोड़ो, मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा था। पहले तो मुझे उसी का सामना करना था। मैंने काफ़ी लोगों को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन सभी का फ़ोन ही नेटवर्क से बाहर बता रहा था। और ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा चिढ़ा रही थी। और ऐसे इलाके में किसी और का फ़ोन नेटवर्क से बाहर होना, ये तो काफ़ी अजीब बात थी। फिर उसके बाद मुझे उसी आदमी का सहारा सूझा जो मुझे बार बार चेतावनी दे रहा था। फिर मैंने ऐसे हवा में आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, भाई साहब मेरी मदद करो, अगर यहाँ कोई आसपास है तो मेरा हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन मेरे सामने कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और इसी चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान करके रखा था कि वो पागल सा आदमी पल भर में ही कहाँ चला जाता। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से पैदल पैदल चलना ही ठीक समझा। उसके बाद मैं अपने कदम पटकते पटकते वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ साहब जी, ज़रा खदान के अंदर वाले दरवाजे तक आना। और जैसे मैंने इस आवाज़ को सुना तो मैं एकदम से पीछे पलट गया। और जब मैंने अपने पीछे मुड़ कर देखा तो मैंने पाया कि काले कलर के कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी के लिबास से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी कोई कर्मचारी है और उस खदान के अंदर काम करता है। मैं यही सोच रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, अरे हाँ भाई साहब, मैं एक कर्मचारी हूँ और इस खदान के अंदर काम करता हूँ। हमारे साहब ने आपको अंदर बुलाया है और यहाँ पर ट्रक पलट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस आदमी की इस बात को सुनकर एक टक में उसे घूरने लगा। फिर उसने कहा, और आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको उन तक छोड़ देता हूँ। मुझे लग रहा था कि अब यहाँ से बचने का यही एकमात्र रास्ता है। तो फिर मैं उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। और जैसे हम खदान के दरवाजे से खदान के अंदर गए तो मैंने देखा कि उस खदान के अंदर एक बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। इसी बीच में मेरी नज़र सामने की तरफ बैठे एक आदमी पर गई और उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई आदमी रईस आदमी है। और तभी उस खदान के अंदर से सफ़ेद रंग का धुआं निकलने लगा। वो बिल्कुल वैसा ही तो धुआं था जैसा कि कुछ देर पहले मैंने अपने ट्रक के अंदर से निकलते हुए देखा था। इस धुएं को देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया और फिर उस खदान के चारों तरफ देखने लगा। तभी सामने बैठे उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, ज़रा आगे तो आना। अभी उसने इतना कहा ही था कि अचानक मेरे हाथ में तेज जलन हुई और जलन इतनी बढ़ गई कि अपने हाथ को इधर उधर सहलाने लगा। लेकिन वो जलन अब मुझे बहुत ज़ोर से महसूस हो रही थी। जलन इस कदर बढ़ गई थी कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ को झटके देने लगा। और तभी सामने बैठे उस आदमी ने कहा, हमें भी ऐसे महसूस होता है जब तुम लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी से मजदूर लोगों को टक्कर मार देते हो। जैसे उस आदमी ने मुझे ये बात कही तो मैं उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगा, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था कि मेरे ट्रक के सामने कोई आए और मैं उसे कुचल दूं। उस आदमी की बात सुनकर मैं उस पर गुस्सा करते बोला, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने तो आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने इतना कहा ही था कि फिर अचानक उस आदमी ने अपने कदमों को धरती पर पटक दिया और जैसे वो नीचे उतरा तो सच में वहाँ की पूरी ज़मीन बुरी तरह से कांपने लगी और मैं एकदम से ही नीचे गिर पड़ा। फिर उस आदमी के कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। जब मैंने उस आदमी के पैरों को ठीक से देखा तो मैंने पाया कि उस आदमी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और जैसा कि हमारे दादाजी और बाकी पूर्वज बताते थे कि भूत प्रेत ऐसी चीज़ों के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, लेकिन आज से पहले मैंने इन चीज़ों में कुछ खास विश्वास नहीं किया था। इस बार मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं अपने जलन होने वाले हाथ को लेकर वहाँ से भागने ही वाला था कि अचानक ही मेरी पूरी की पूरी बॉडी किसी बर्फ़ की सिल्ली की तरफ वहीं जम गई। मैंने अपने शरीर को बहुत हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी मेरा जिस्म बस उसी जगह पर जमा रहा। अब तो मेरी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। मैं अपनी पूरी गर्म हुई बॉडी के साथ बस वहीं स्थिर खड़ा रहा। फिर कुछ देर तक तो मैं ये उम्मीद लगाकर इधर उधर देखने लगा कि शायद कुछ हो जाए, मगर उसके बाद मैंने जो अपने सामने देखा उसे देखकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस आदमी ने अपने कपड़े उतार दिए थे। उसके साथ बाकी जो कर्मचारी थे उन्होंने भी उस आदमी के साथ अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। और जैसे मेरी नज़र उनके जिस्म पर पड़ी तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उन सभी के पेट के अंदर एक गड्ढा बना हुआ था और उस गड्ढे के अंदर आग निकल रही थी। इस नज़ारे को देखकर हर किसी की रूह कांप जाना एक लाजमी सा होता है। अभी मैं इस नज़ारे को देखकर वापस से पीछे की तरफ जोर लगा ही रहा था कि मेरे कान में आवाज़ आई, क्या हुआ,
मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। इस बार मैंने अपनी गर्दन को घुमाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर गहरा गहरा अंधेरा छाने लगा और वो सफ़ेद रंग का धुआं हट चुका था। ऐसा लग रहा था मानो ये सब मनमानी मेरे सामने बैठा वो शैतान कर रहा है, जिसके पेट के अंदर गड्ढा बना हुआ था। फिर उसने बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, तुम ज़रूर शराब पीकर ट्रक चलाते हो, इसलिए तुम्हारी ट्रक अचानक इस रास्ते बंद पड़ गई। तुमने कुछ गड़बड़ की है। उसने इतना कहकर मेरे ऊपर एक झपट्टा मार दिया, जिस वजह से मैं डर के मारे वहीं नीचे गिर कर तुरंत ही बेहोश हो गया। उसके बाद जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अभी भी मैं उसी खदान के अंदर पड़ा हुआ था और वहाँ चारों तरफ वो भयानक शैतान नजर आ रहे थे। मेरी तो सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी मुझे वो पागल आदमी नजर आया जो उन सभी शैतानों के एकदम पीछे खड़ा था और वो मुझे अपना गला पकड़कर कुछ इशारा कर रहा था। दरअसल उस आदमी ने अपने गले में कुछ बांध रखा था और वो उसे तोड़ने को बोल रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलना चाहता है और फिर वो एक बार फिर वहाँ से गायब हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की हरकतों से ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों को समझ ही नहीं पाया। अभी मेरे अंदर सोचने की शक्ति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस आदमी की बातें मेरे दिमाग में भटक रही थी। फिर कुछ देर के बाद ही मैं उन सभी शैतानों को गौर से देखने लगा और उसके बाद जब मैंने उस शैतान को देखा जो उनमें सबसे बड़ा था, तो मैंने देखा कि उसके गले में एक छोटी सी मणि थी और वो चमक रही थी। उसकी चमक कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उस मणि को देखने के मात्र से ऐसा लग रहा था कि इस मणि के अंदर कुछ तो ऐसा खास है जो इसे अलग बनाता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी ने मुझे सिर्फ उस मणि को तोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वो मणि काफ़ी देर से चमक रही थी। और अब मैं काफ़ी हद तक इस बात को तो समझ गया था कि जिस तरह उस आदमी ने मुझे इशारा करके बताया था, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो वो मुझे ये बोल रहा है कि मुझे उस मणि को तोड़ना है। लेकिन उस आदमी के गले तक पहुंचने के लिए वहां तक मेरा हाथ पहुंचना भी बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन उस आदमी से मैं इतनी ज़्यादा दूर था, तो भला मैं उसके पास इस तरह अचानक से कैसे पहुंच सकता था। अभी मैं ये सोच रहा था कि तभी मेरे कान में एक बार फिर से हल्की सी आवाज़ आने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पागलों जैसी हरकतें करने वाला आदमी यहीं कहीं आजू बाजू में मेरे पास ही बैठा हुआ है, जो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं यही सोच रहा था कि फिर उस आदमी ने कहा, देखो, अगर तुम्हें अपनी जान बचाकर सही सलामत यहाँ से निकलना है तो अपनी आंख बंद कर लो, क्योंकि बंद आंखों के साथ यहाँ के माया जाल में नहीं फंस सकते। उस आदमी की इस बात सुनकर मैं काफ़ी उतावला हो गया और उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस आदमी ने मुझे मुंह से तो नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे किसी भी हालत में उस मणि को उस भयानक शैतान के गले से तोड़ना है। और उसके बाद जैसे मैं उस मणि को तोड़ दूंगा तो यहाँ कुछ तो अजीब होगा। और इस बार मैंने ठान लिया था कि अब तो मुझे उस शैतान के गले में मौजूद उस मणि को तोड़ना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी सीमा क्यों ना पार करनी पड़े। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। किसी तरह मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने कदमों को उस हैवान की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जैसे मैं बड़ी एकाग्रता से उस हैवान के एकदम पास पहुंचा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे चारों तरफ कोई दौड़ रहा है। मुझे किसी के चलने फिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने हाथ को हवा में उठाया, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका था। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी आंख खुलते ही मुझे पीछे से बहुत ज़ोर का धक्का लगा। धक्का लगने की वजह से मैं औंधे मुँह आगे की तरफ गिर पड़ा। मैं इतनी ज़्यादा ज़ोर से गिरा था कि मेरा पूरा का पूरा शरीर हिल गया था। फिर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और एक बार फिर वहीं पर अपनी आंख बंद कर ली। बंद आंखों के साथ उस हैवान को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम था और फिर उसके गले से उस मणि को तोड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर मैंने भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेते ही उस आदमी की मणि मेरे आंखों के सामने मुझे चमकने का एहसास हुआ। मैंने जोर से झपट्टा मार दिया और वो मणि मेरे हाथ से टूट गई। और उस मणि के टूटते ही उस खदान के अंदर सारा का सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा। इस बार मैंने अपनी आंखें खोली। फिर मैंने आओ देखा न ताओ और सरपट भागा। वहाँ से भागते समय मेरे हाथ पैर में थोड़ी बहुत चोट भी आ गई थी, लेकिन मैंने इस चोट को बर्दाश्त कर लिया और फिर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। और उसके बाद मैं जैसे उस खदान से बाहर निकला तो मेरे पीछे से आवाज़ आई, आज के बाद इस खदान के आसपास भी भटकने की हिम्मत मत करना, वरना बहुत बुरी मौत मरोगे।
दोस्तों उसके बाद मैं जल्दी से भागते हुए वहाँ से निकल गया और फिर सामने वाले कस्बे में पहुँचा। वहाँ से मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन भी लग गया। मैंने सारी बात अपने मालिक को बताई तो मेरे मालिक ने कहा, तुम चिंता मत करो, वहाँ पर ऐसे हादसों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ लौट आओ, जो नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। उसके बाद मैं वहाँ से वापस लौट आया, लेकिन उस घटना के बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए ट्रक ड्राइविंग के काम को अलविदा कह दिया, क्योंकि अब मेरे अंदर इतना तजुर्बा नहीं था कि मैं एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर सकूं। मैंने इस घटना के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता चल पाया कि पहले उस खदान के आसपास जो कर्मचारी काम करते थे उनमें से कुछ जने एक दिन अचानक ही ट्रक के सामने आ गए थे और उनमें से कुछ कर्मचारी लोगों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद इस खदान के अंदर कोई भी काम नहीं करता है और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर इस तरह की घटनाओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब सच क्या है छोट, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर उस रात को आज भी जब भी मैं याद कर लेता हूँ तो डर से मेरा रोम रोम कांप उठता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।